नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आपके सामने लेकर आई हूँ राजनीतिक सिद्धांत पुस्तक में से अधिकार अध्याय 5 11th क्लास की पुस्तक है एनसीईआरटी, जिसका आज हम अध्ययन करेंगे। अधिकार। विद्यार्थियों, बिना अधिकार के व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। हम देख सकते हैं विद्यार्थियों कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में हम हमेशा अधिकारों की चर्चा करते हैं और लोकतांत्रिक देश के सदस्य होने के नाते हमें वोट देने का अधिकार, राजनीतिक पार्टियां बनाने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, ऐसी बातें हम रोजमर्रा करते ही रहते हैं और लोग अधिकारों के लिए नई नई मांग भी करते हैं। आमतौर पर स्वीकृत नागरिक राजनीतिक अधिकारों के अलावा सूचना के अधिकार, स्वच्छ वायु के अधिकार, सुरक्षित पेयजल के अधिकार का भी दावा करते हैं। जहां हम प्राय अपने राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन से जुड़े अधिकारों का दावा करते हैं, वहीं हम सामाजिक और व्यक्तिगत संबंधों में भी अधिकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। हम अपना कैरियर चुनने और देश में बेरोक टोक घूमने के अधिकारों की भी बात करते हैं। और तो और, न केवल वयस्क मनुष्यों के लिए बल्कि बच्चों के लिए, गर्भस्थ भ्रूणों के लिए, पशुओं के लिए भी हम अधिकारों का दावा करते हैं। विद्यार्थियों, इस पुस्तक में हम अधिकार के अध्याय में, इसके अंतर्गत हम बहुत सारी बातों पर चर्चा करेंगे, जिसमें कुछ बिंदु हमने यहाँ लेकर आए हैं। अधिकारों की बात करते समय हम अधिकारों के आशय के बारे में हम जानेंगे कि अधिकारों का क्या अर्थ होता है, अधिकार हमारे दावों की बुनियाद किस प्रकार से है, अधिकार से किन उद्देश्यों की पूर्ति होती है और वे इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। सबसे पहले विद्यार्थियों हम बात करते हैं अधिकार क्या होते हैं। अधिकार, विद्यार्थियों, अधिकारों के बिना हम सोच ही नहीं सकते कि हम अपना विकास कर पाए। मनुष्य बिना अधिकारों के अपना विकास नहीं कर सकता। अर्थात हम कह सकते हैं व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकारों की आवश्यकता होती है। अधिकार, विद्यार्थियों, मूल रूप से हमारी हकदारी होती है, हमारे दावे होते हैं जिनका औचित्य पूर्णतः हमारे साथ बना हुआ होता है। ये बताता है कि नागरिक, व्यक्ति और मनुष्य होने के नाते हम किसके हकदार हैं। यह ऐसी चीज है जिसको हम अपना प्राप्य समझते हैं, जो हमें प्राप्त होनी चाहिए। ये ऐसी चीज जिसे शेष समाज ऐसे वैध दावे के रूप में स्वीकार करे, जिसका अनुमोदन अनिवार्य है। मतलब ये एक ऐसी चीज है, ये एक ऐसा विषय है जिसमें समाज जो है कानूनी रूप से ये दावा कर सकता है कि ये हमारे लिए आवश्यक होते हैं। इसका ये मतलब नहीं है विद्यार्थियों कि हर वह चीज जिसे मैं जरूरी और वांछनीय समझूं वो मेरा अधिकार हो जाएगा। इसमें मेरी इच्छा यह भी हो सकती है कि स्कूल के लिए निर्धारित पोशाक की बजाय अपनी पसंद के कपड़े पहनूं। मैं देर रात तक घर से बाहर रहना चाह सकता हूँ, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मुझे स्कूल के लिए अपनी इच्छा अनुसार जो चाहूं वह पहनने और जब चाहूं घर लौटने का अधिकार हो। यह बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। मैं जो चाहता हूँ, जिसके लिए मैं स्वयं का हकदार समझता हूँ, जिनका बतौर अधिकार उल्लेख किया जा सकता है, के बीच में बहुत ही फर्क होता है। अधिकार मनमाना कार्य करने की आजादी नहीं है। अधिकार वह है जो हमारे लिए वांछनीय है, जो हमारे लिए जरूरी है, वे हमारे अधिकार होते हैं। उन अधिकारों के हम हकदार होते हैं जो कि कानूनी रूप से जरूरी होते हैं। अधिकार उन बातों का घोतक है जिन्हें मैं और अन्य लोग सम्मान और गरिमा का जीवन बसर करने के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक समझते हैं। उदाहरण के लिए, आजीविका का अधिकार सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आवश्यक होता है विद्यार्थियों, और लाभ कर रोजगार में नियोजित होना व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता देता है, इसलिए यह उसकी गरिमा के लिए प्रमुख है। अपनी बुनियादी जरूरतों की पूर्ति हमें अपनी प्रतिभा और रुचियों की ओर प्रवृत्त होने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। यहाँ हम स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अधिकार का उदाहरण ले सकते हैं। यह अधिकार हमें सृजनात्मक और मौलिक होने का मौका देता है, चाहे यह लेखन के क्षेत्र में हो या नृत्य, संगीत, किसी अन्य रचनात्मक क्रियाकलाप में हो। लेकिन विद्यार्थियों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक सरकार के लिए भी महत्वपूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि यह विश्वासों और मतों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति की अनुमति देता है। आजीविका का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे अधिकार समाज में रहने वाले तमाम लोगों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इसी वजह से विद्यार्थियों, उनकी प्रवृत्ति विश्व जननी कही जाती है। मतलब पूरे विश्व में जो है मानी जाती है। अधिकार पूरे विश्व के लिए, पूरे संसार के लिए जरूरी होते हैं। वे हमारे दावे होते हैं जिनके आधार पर हम अपना विकास कर सकते हैं। अधिकारों की दावेदारी का दूसरा आधार यह होता है विद्यार्थियों कि वे हमारी बेहतरी के लिए आवश्यक होते हैं। ये लोगों को
उनकी दक्षता प्रतिभा विकसित करने में सहयोग देते हैं। जैसे शिक्षा का अधिकार हमारी तर्क शक्ति विकसित करने में मदद करता है, हमें उपयोगी कौशल प्रदान करता है और जीवन में सूझबूझ के साथ चयन करने में सक्षम बनाता है। व्यक्ति के कल्याण के लिए इस हद तक शिक्षा को अनिवार्य समझा जाता है कि उसे सार्वभौम अधिकार माना गया है। मतलब शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? सार्वभौम अधिकार है। जैसे कि मत देने का अधिकार सार्वभौमिक अधिकार होता है, उसी प्रकार से शिक्षा का अधिकार भी सार्वभौम ही माना जाता है। बहरहाल यदि हम देखें तो अगर कोई कार्यकलाप हमारे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए नुकसानदेह है तो उसे अधिकार नहीं माना जा सकता। जैसे डॉक्टरी शोध ने यह प्रमाणित किया है कि नशीली दवाएं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, क्योंकि ये अन्यों के साथ हमारे रिश्तों को पर दुष्प्रभाव डालती हैं। इसलिए हम ये दावा नहीं कर सकते कि हमें नशीले पदार्थों के सेवन करने या सुई लगाने या धूम्रपान का अधिकार होना चाहिए। धूम्रपान के मामले में तो यह उन लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदेह है जो धूम्रपान करने वालों के आसपास होते हैं। नशीले पदार्थों न केवल हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि वे कभी कभी हमारे आचरण के रंग ढंग भी बदल देते हैं, हमें अन्य लोगों के लिए खतरा करार देते हैं। अधिकारों की हमारी परिभाषा के अंतर्गत धूम्रपान अथवा प्रतिबंधित दवाओं के सेवन को अधिकार के रूप में मान्य नहीं किया जा सकता। कहने का तात्पर्य यह विद्यार्थियों अधिकार सकारात्मक रूप से या सकारात्मक विकास के लिए हमारे लिए आवश्यक होते हैं कि हम अपना विकास कर सकें। यदि ऐसी कोई गतिविधियां या ऐसे कोई कार्यकलाप जिससे हमारा नुकसान भी हो रहा है और हमारे व्यवहार से दूसरे का भी नुकसान हो रहा है, तो वे अधिकारों की श्रेणी में बिल्कुल भी नहीं रखे जाते। उस पर राज्य कानूनी प्रतिबंध भी लगा सकता है। विद्यार्थियों, अब बात करते हैं हम अधिकार आते कहां से हैं। 17वीं 18वीं शताब्दी में राजनीति सिद्धांत का तर्क देते थे कि हमारे लिए अधिकार प्रकृति या ईश्वर प्रदत्त है। इन्होंने बताया 17वीं 18वीं शताब्दी के जो विचारक रहे हैं, उन्होंने कहा कि अधिकार जो है ईश्वर प्रदत्त हैं, हमें देवताओं से प्राप्त हुए हैं, हमें जन्म से वे अधिकार प्राप्त होते हैं, परिणामतः कोई व्यक्ति या शासक उन्हें हमसे नहीं छीन सकता है। उन्होंने मनुष्य के 3 प्राकृतिक अधिकार बताए हैं: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। इसमें हम ये बताएं आपको, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार, ये प्राकृतिक अधिकार की अवधारणा जॉन लॉक की है और जॉन लॉक ने इन तीनों अधिकारों को प्राकृतिक अधिकार बताया है कि मनुष्य जन्म से ही इन तीनों अधिकारों का हकदार होता है और अन्य तमाम अधिकार इन बुनियादी अधिकारों से ही निकलते हैं। इन तीनों ही अधिकारों में बाकी सभी तमाम अधिकार जो हैं इन्हीं के अंदर से निकलते हैं। हम इन अधिकारों का दावा करें या न करें, व्यक्ति होने के नाते हमें ये प्राप्त है, ये विचार कि हमें जन्म से ही कुछ खास अधिकार प्राप्त है। काफी शक्तिशाली अवधारणा व्यक्त की गई है, क्योंकि इसका अर्थ यह है कि जो ईश्वर प्रदत्त है और उन्हें कोई मानव शासक या राज्य हमसे छीन नहीं सकता। प्राकृतिक अधिकारों के विचार का इस्तेमाल राज्यों अथवा सरकारों के द्वारा स्वेच्छाचारी शक्ति के प्रयोग का विरोध करने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए किया जाता था। हाल ही के वर्षों में प्राकृतिक अधिकार शब्द से ज्यादा मानवाधिकार शब्द का प्रयोग हो रहा है और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके प्राकृतिक होने का विचार आज अस्वीकार्य लगता है। ऐसा मानना भी मुश्किल होता जा रहा है कि कुछ नियम आदर्श ऐसे हैं जिन्हें प्रकृति या ईश्वर ने रचा है। अधिकारों को ऐसी गारंटियों के रूप में देखने की प्रवृत्ति बढ़ी है जिन्हें मनुष्य ने एक अच्छा जीवन जीने के लिए स्वयं ही खोज लिया है। मानव अधिकारों के पीछे मूल मान्यता यह है विद्यार्थियों कि सभी लोग मनुष्य होने मात्र से कुछ चीजों को पाने के अधिकारी होते हैं। एक मानव के रूप में हर आदमी विशिष्ट और समान महत्व का होता है। इसका अर्थ यह है कि एक आंतरिक दृष्टि से भी सभी मनुष्य समान हैं और कोई भी व्यक्ति दूसरों का नौकर होने के लिए पैदा नहीं हुआ है, यानी कि दूसरों का नौकर होने के लिए या दास होने के लिए पैदा नहीं हुआ है। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में सम्माननीय होता है और उसका अपमान या उसको किसी प्रकार से दासत्व में या उनका शोषण करना किसी का भी हक नहीं होता है, किसी की भी दावेदारी नहीं हो सकती है। सभी मनुष्य एक आंतरिक मूल्य से संपन्न होते हैं और उन्हें स्वतंत्र रहने तथा अपनी पूरी संभावना को साकार करने का समान अवसर मिलता है। इस विचार का इस्तेमाल नस्ल, जाति, धर्म और लिंग पर आधारित मौजूदा असमानताओं की चुनौती देने के लिए भी किया जाता रहा है। अधिकारों की इसी साझेदारी पर संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार का सार्वभौमिक घोषणा पत्र बना और यह उन दावों को मान्यता देने का प्रयास करता है जिन्हें विश्व समुदाय सामूहिक रूप से गरिमा और आत्मसम्मान से परिपूर्ण जिंदगी जीने के लिए आवश्यक मानता है। विद्यार्थियों, पूरी दुनिया, पूरा संसार उत्पीड़ित जन सार्वभौम मानवाधिकार की अवधारणा का इस्तेमाल करता है और कानूनों को चुनौती देने के लिए
कर रहा है और जो उन्हें पृथक करने वाले समान अवसरों तथा अधिकारों से वंचित करता है। वे मानवता की अवधारणा की पुनर्व्याख्या के लिए संघर्ष भी कर रहे हैं ताकि वे खुद को इसमें शामिल कर सकें। कुछ संघर्ष सफल भी हुए हैं, जैसे दास प्रथा उन्मूलन किया गया, और कुछ अन्य संघर्षों में भी अभी तक सीमित सफलता मिली है। लेकिन आज भी अनेक ऐसे समुदाय हैं जो मानवता को इस प्रकार परिभाषित करने के संघर्ष में लगे हुए हैं, जो उनको भी शामिल किया हुआ है। विविध समाजों में ज्यो ज्यो नए खतरे और चुनौतियां उभरती आई हैं, त्यों त्यों उन मानवाधिकारों की सूची लगातार बढ़ती गई है जिनका लोगों ने दावा किया है। मसलन हम आज प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा की जरूरत के प्रति काफी सचेत हैं, काफी चिंतित हैं, और इसने स्वच्छ हवा, शुद्ध जल, टिकाऊ विकास जैसे अधिकारों की मांगे पैदा कर दी हैं। युद्ध या प्राकृतिक संकट के दौरान अनेक लोग, खास कर महिलाएं, बच्चे, बीमार, जिन बदलावों को झेलते हैं उनके बारे में नई जागरूकता ने आजीविका के अधिकार, बच्चों के अधिकार और ऐसे अन्य अधिकारों की मांग भी पैदा की है। ऐसे दावे मानव गरिमा के अतिक्रमण के प्रति नैतिक आक्रोश का भाव व्यक्त करते हैं और वे समस्त मानव समुदाय हेतु अधिकारों के प्रयोग और विस्तार के लिए लोगों से एकजुट होने का आह्वान करते हैं। हमें इन दावों के विस्तार तथा प्रभाव को कम करके नहीं आंकना चाहिए। उन्हें अक्सर व्यापक समर्थन हासिल होता है। आपने शायद पॉप स्टार बॉब गेल्डोफ की ओर से अफ्रीका में गरीबी खत्म करने के लिए पश्चिमी मुल्कों की सरकारों से की गई हाल ही की अपील के बारे में भी सुना होगा और टीवी में भी देखा होगा कि आम जनता का कितना प्रबल समर्थन हासिल हुआ है। तो विद्यार्थियों, अधिकार हमें कहाँ से मिलते हैं? क्या निष्कर्ष निकला? अधिकार हमें दैवीकृत प्राप्त है, ईश्वर प्रदत्त प्राप्त है। जन्म से ही व्यक्ति अधिकारों से जन्म से ही प्राप्त होते हैं। लेकिन इन अधिकारों जब जैसे जैसे समय परिवर्तित होता है, परिस्थितियां बदलती हैं, उन परिस्थितियों की मांग भी हमें अधिकारों को की मांग को आगे बढ़ाती है। वहां से भी हम अधिकार प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब सामाजिक गतिविधियां, सामाजिक क्रियाकलाप, सामाजिक आचार विचार, इनके आधार पर भी हमें अधिकारों की प्राप्ति होती है। अब देखिए मानवीय गरिमा के बारे में कांट के विचार। हर चीज की या तो कीमत होती है या गरिमा। जिसकी कीमत होती है उसकी जगह उसके समतुल्य कोई दूसरी चीज भी रखी जा सकती है। इसके विपरीत जो तमाम कीमतों से ऊपर हो, जिसका कोई समतुल्य न हो, उसकी गरिमा होती है। अन्य प्राणियों से अलग मनुष्य की एक गरिमा होती है और इस कारण से वे अपने आप में बहुमूल्य होते हैं। मतलब कोई भी चीज है संसार में, उसकी कुछ ना कुछ कीमत अवश्य होगी, या कीमत नहीं होगी तो उसकी गरिमा अवश्य होगी। ये कांट ने बताने का प्रयास किया है। तो प्राणी जो है, मनुष्य जो है, उसकी गरिमा होती है और इस कारण से वे अपने आप में बहुमूल्य होता है। और 18वीं सदी के जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट के लिए इस साधारण विचार का गहरा अर्थ था। इसके लिए उनका मतलब यह था कि हर मनुष्य की गरिमा विद्यमान होती है। मनुष्य होने के नाते उसके साथ इसी के अनुकूल बर्ताव किया जाना चाहिए। मनुष्य अशिक्षित हो सकता है, गरीब या शक्तिहीन हो सकता है, वह बेईमान अथवा अनैतिक भी हो सकता है, फिर भी वह एक मनुष्य है और न्यूनतम ही सही प्रतिष्ठा पाने का वो हकदार होता है। चाहे न्यूनतम ही प्रतिष्ठा पाए, लेकिन उसका हकदार अवश्य होता है। कांट ने कहा कि लोगों के साथ गरिमा में बर्ताव करने का अर्थ था उनके साथ नैतिकता से पेश आना। यह विचार उन लोगों के लिए एक संबल था जो लोग सामाजिक ऊंच नीच के खिलाफ और मानवाधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे। कांट के विचार ने अधिकारों की एक नैतिक अवधारणा प्रस्तुत की। और पहला, हमें दूसरों के साथ वैसा ही आचरण करना चाहिए जैसा हम अपने लिए दूसरों से अपेक्षा करते हैं। दूसरे, हमें यह निश्चित करना चाहिए कि हम दूसरों को अपनी स्वार्थ सिद्धि का साधन नहीं बनाएंगे। हमें लोगों के साथ उस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए जैसा कि हम कलम, कार या घोड़ा के साथ करते हैं। हमें लोगों का सम्मान करना चाहिए, इसलिए नहीं कि वे हमारे लिए उपयोगी हैं, बल्कि इसलिए कि वे आखिरकार मनुष्य हैं। तो मनुष्य होने के नाते संसार में हमें मनुष्यों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए और उनकी गरिमा को बनाए रखने के लिए उन्हें सम्मान भी देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वे मनुष्यकृत हैं। अब ये देखिए विद्यार्थियों, कार्टून के द्वारा क्या बताया गया है। मेरे पिता ने टेलीफोन लगाने के लिए आवेदन किया था, 2 महीने से भी ज्यादा हो गए और अभी तक कुछ नहीं हुआ। वे क्या कर सकते हैं जानते हो? अब हमारे पास सूचना का अधिकार है। हम जान सकते हैं कि हमारे आवेदन का क्या हुआ। हम देरी का कारण भी जान सकते हैं। मतलब हमें सूचना का अधिकार हमें मिला है, तो हम सूचना के अधिकार के द्वारा हम अपने इन जो कार्य नहीं होते हैं उनके बारे में भी हम
याचिका लगा सकते हैं या हम आवेदन कर सकते हैं कि यह कार्य समय पे क्यों नहीं हुआ। अब बात आती है कानूनी अधिकार और राज्य सत्ता की। मानवाधिकारों के दावों की नैतिक अपील चाहे जितने भी हो, उनकी सफलता की डिग्री कुछ कारकों पर निर्भर करती है। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है सरकार और कानून का समर्थन। यही कारण है कि अधिकारों की कानूनी मान्यता को इतनी अहमियत दी जाती है। अनेक देशों में अधिकारों के विधेयक वहां के संविधान से प्रतिष्ठित रहते हैं। मतलब अनेक देशों में अधिकार जो है वहां जिस देश के हैं वहां के संविधान से प्रतिष्ठित होते हैं, वहां पर लिखित होते हैं। संविधान देशों के सर्वोच्च कानून के घोतक होते हैं, इसलिए कुछ खास अधिकारों की संवैधानिक मान्यता उन्हें बुनियादी महत्व प्रदान करती है। अपने देश में इन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं। अन्य कानूनों और नीतियों से इन संवैधानिक अधिकारों का सम्मान की अपेक्षा की जाती है। मतलब जो संविधान में बताए गए कानून है, वे बताए गए जो अधिकार हैं वे कानूनी अधिकार हैं और संवैधानिक अधिकारों की श्रेणी में आते हैं, और संविधान में उन अधिकारों का उल्लेख रहता है जो बुनियादी महत्व के होते हैं। कुछ अन्य ऐसे अधिकार भी होते हैं जो किसी देश के विशिष्ट इतिहास और रीति रिवाजों के चलते महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जैसे भारत में अस्पृश्यता पर प्रतिबंध का प्रावधान जो देश की परंपरागत सामाजिक कुप्रथा पर ध्यान दिलाता है। हमारे दावों को मिलने वाली कानूनी और संवैधानिक मान्यता इतनी महत्वपूर्ण होती है विद्यार्थियों कि बहुत से सिद्धांतकार अधिकार को ऐसे दावों के रूप में परिभाषित करते हैं जिन्हें राज्य ने मान्य किया हो। कानूनी मान्यता से यकीनन हमारे अधिकार को समाज में एक खास दर्जा मिलता है, लेकिन कानूनी मान्यता के आधार पर किसी अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता। जैसा कि पहले भी चर्चा की जा चुकी है कि अधिकारों का धीरे धीरे विस्तार, पुनर्व्याख्या हो रही है और ऐसा अभी तक अलग रहे समूहों को शामिल करने और गरिमापूर्ण एवं सम्मानजनक जीवन की हमारी नई समझदारी के उद्देश्य से हो रहा है। अधिकतर मामलों में अधिकार राज्य से किए जाने वाले दावे होते हैं। अधिकार के माध्यम से हम राज्य सत्ता से कुछ मांग करते हैं, मतलब सरकार से हम कुछ मांग करते हैं। जब हम शिक्षा के अधिकार पर जोर देते हैं तो हम राज्य से बुनियादी शिक्षा के लिए प्रावधान करने की मांग करते हैं। समाज भी शिक्षा के महत्व को स्वीकार करता है और अपनी तरफ से इसमें सहयोग भी करता है। विभिन्न समूह विद्यालय खोल सकते हैं और छात्रवृत्तियों के लिए निधि जमा कर सकते हैं ताकि तमाम वर्गों के बच्चे शिक्षा का लाभ प्राप्त कर सके, लेकिन मुख्यतः ये जिम्मेवारी राज्य की होती है, अर्थात सरकार की होती है। राज्य को ही आवश्यक उपायों का प्रवर्तन करना होता है जिससे हमारी शिक्षा के अधिकार की पूर्ति सुनिश्चित होती है। इस प्रकार अधिकार राज्य को कुछ खास तरीकों से कार्य करने के लिए वैधानिक दायित्व सौंपते हैं। प्रत्येक अधिकार निर्देशित करता है कि राज्य के लिए क्या करने योग्य है और क्या नहीं। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं विद्यार्थियों कि मेरा जीवन जीने का अधिकार राज्य को ऐसे कानून बनाने के लिए बाध्य करता है जो दूसरों के द्वारा क्षति पहुंचाने से मुझे बचा सके। मतलब मुझे जो जीवन जीने का अधिकार है, उस जीवन जीने के अधिकार में अन्य व्यक्तियों को किसी प्रकार की क्षति न हो, इस प्रकार से मैं जीवन जी पाऊं। यह अधिकार राज्य से मांग करता है कि वह मुझे चोट या नुकसान पहुंचाने वाले को दंडित करे। यदि कोई समाज महसूस करता है कि जीने के अधिकार का मतलब अच्छे स्तर के जीवन का अधिकार है, तो वह राजसत्ता से ऐसी नीतियों के अनुपालन की अपेक्षा करता है जो स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छ पर्यावरण, अन्य आवश्यक निर्धारकों का प्रावधान करे, और अर्थात मेरा अधिकार यहाँ राजसत्ता को खास तरीके से काम करने के कुछ वैधानिक दायित्व सौंपता है, कुछ कानूनी अधिकार सौंपता है। अधिकार सिर्फ यह ही नहीं बताते कि राज्य को क्या करना चाहिए, वे यह भी बताते हैं कि राज्य को क्या कुछ नहीं करना चाहिए। मसलन किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार कहता है कि राजसत्ता महज अपनी मर्जी से उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती। अगर वह किसी को सलाखों के पीछे करना चाहती है तो उसे इस कार्यवाही को जायज ठहराना पड़ेगा और उसे किसी न्यायालय के समक्ष इस व्यक्ति की स्वतंत्रता में कटौती करने का कारण भी बताना होगा। मतलब किसी राजसत्ता यानी कि सरकार जो है किसी को जबरदस्ती गिरफ्तार बिना किसी कारण की गिरफ्तार नहीं कर सकती है, और यदि गिरफ्तार करती है तो उसे 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय में पेश करना होगा और कारण बताना होगा। इसलिए मुझे पकड़ने के पहले गिरफ्तारी का वारंट दिखाना आवश्यक होता है। पुलिस के लिए ये जरूरी होता है और इस प्रकार मेरे अधिकार राजसत्ता पर अंकुश लगाते हैं। दूसरे तरीके से यह भी कहा जा सकता है विद्यार्थियों, हमारे अधिकार ये सुनिश्चित करते हैं कि राज्य की सत्ता व्यक्तिक जीवन और स्वतंत्रता की मर्यादा का उल्लंघन किए बगैर काम करे। राज्य संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सत्ता हो सकता है, उसके द्वारा निर्मित कानून बलपूर्वक लागू किए जा सकते हैं, लेकिन संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य का अस्तित्व अपने लिए नहीं बल्कि व्यक्ति के हित के लिए होता है। इससे में जनता का ही अधिकार अधिक महत्व है और सत्तारूढ़ सरकार को उसके ही कल्याण के लिए काम करना होता है। शासक अपनी कार्यवाहियों के लिए जवाबदेह है
और उसे हरगिज नहीं भूलना चाहिए कि कानून लोगों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए ही होते हैं। तो विद्यार्थियों, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा कि अधिकार क्या होते हैं, कहाँ से आते हैं और सामाजिक जीवन में अधिकारों की मांग किस प्रकार से उठती है और हमारे जो अधिकार हैं वो किस प्रकार से गरिमापूर्ण हैं, हमारे लिए सम्मानजनक होने चाहिए और बिना अधिकारों के हम अपना विकास नहीं कर सकते हैं। विद्यार्थियों, नेक्स्ट वीडियो में हम अधिकारों के प्रकार के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद एंड नमस्कार।